नमो नमः। जी नमो नमो नमः। प्रणाम पंडित जी। देहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुणं यशो वञ्चनमुखारो शब्बपावपणासनो मङ्गलानं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् अज्ञानतिमिरन्धाणं ज्ञानञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेसर जी महाराजा के द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धृत पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा, ऐसे 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा और प्रथमा के यहाँ पर हम लोग चतुर्थ प्रकरण और चतुर्थ प्रकरण अर्थात समास प्रकरण देख रहे हैं। और इस समास में यहाँ पर 4 प्रकार के मुख्य समास प्रायोगिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो वो भी 4 प्रकार से हैं, और समास के ऐसे भेद की दृष्टि से देखा जाए तो वो भी 4 प्रकार के हैं। जैसे कि प्रथम समास क्या है? अलूप समास। द्वितीय समास में क्या है? लूप समास। तृतीय नंबर में क्या आता है? नित्य समास। और चतुर्थ नंबर में क्या आता है? अनित्य समास। ये 4 प्रकार से समास है। और प्रायोगिक दृष्टि से अगर देखा जाए, प्रयोग के हिसाब से देखा जाए तो वो भी 4 प्रकार के हैं। प्रथम नंबर द्वंद्व समास, द्वितीय नंबर पे तत्पुरुष समास, तृतीय नंबर पे अव्ययीभाव समास और चतुर्थ नंबर पे बहुब्रीहि समास। तो इन 4 प्रकारों में अब तक तो 2 प्रकार के समास हम लोग देख चुके हैं, एक द्वंद्व समास और दूसरा क्या था? तत्पुरुष समास। ऐसे क्रमानुसार अगर देखा जाए तो वहां पर किसका नंबर आना चाहिए? तो क्रमानुसार में अगर देखा जाए तो अव्ययीभाव का आना चाहिए, लेकिन अव्ययीभाव के एक भी भेद नहीं है, इसलिए उन समास को बाद में देखेंगे। उससे पहले चौथा नंबर वाला जो समास था अर्थात बहुब्रीहि समास जो है, आज बहुब्रीहि समास यहां पर देखेंगे। बहुब्रीहि समास जैसे कि कर्मधारय समास हम लोग देखे थे कि कर्मधारय समास वो विशेष्य और विशेषण के बीच में होता है। जो भी बातें कर रहे हैं कि बातें करना है वो म्यूट कर दीजिए, बारंबार क्यों सूचना देना पड़े, वो म्यूट ही रख दें। जहां आवाज होती है ये है वो म्यूट कर दें। तो यहां पर हम बात कर रहे थे कि कर्मधारय समास जो है वो कर्मधारय समास भी किसके साथ? तो कर्मधारय समास जो है वो भी विशेष्य और विशेषण के बीच में होता है। उसी प्रकार यहां पर अगर देखा जाए तो बहुब्रीहि समास जो है कि बहुब्रीहि समास भी विशेष्य और विशेषण के बीच में ही वो समास होता है। लेकिन अंतर इतना है कि कर्मधारय समास में मुख्य उत्तर पद होता है, जबकि बहुब्रीहि समास में मुख्य जो है, प्रधान जो है, वह अन्य पद होता है। अर्थात इसका मतलब बहुब्रीहि समास में जो समासिक पद है वह किसी अन्य का विशेषण के स्वरूप में बनता है, जबकि कर्मधारय समास में ऐसे नहीं होता है, वो कोई दूसरों का विशेषण के स्वरूप में नहीं होता है, जबकि बहुब्रीहि समास में वो अन्य का विशेषण के स्वरूप में बनता है। तो सबसे पहले बहुब्रीहि समास, ये भी खुद ही एक बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि जो है, बहुब्रीहि किससे बना है? वो भी बहुब्रीहि समास के ही समासिक पद है। कौन सा 2 यहां पर पद है? तो बहुब्रीहि में अगर देखेंगे तो इसमें 2 पद अगर देखा जाए तो वो 2 पद कौन से हैं? तो 2 पद यहां पर देखा जाएगा, एक बहु और दूसरा क्या है? ब्रीहि। पूर्व पद में क्या है? बहु, और बहु जो है वो भी क्या है? विशेषण स्वरूप में है, और ब्रीहि जो है तो वो क्या है? विशेष्य स्वरूप में है। तो यहां भी कहा गया है कि बहवः ब्रीहयः यस्य स इति बहुब्रीहि, अर्थात बहुत से। यहां पर ब्रीहि शब्द का अर्थ बहुत सारे होता है। ब्रीहि शब्द का अर्थ ऐसे धान्य भी होता है, जिसे हम धान बोलते हैं, उस धान को भी ब्रीहि बोला जाता है। दूसरा, ब्रीहि शब्द का अर्थ भेद भी होता है। भेद अर्थात प्रकार, अर्थात ये प्रकार। तो हम यहां पर क्योंकि शब्दानाम अनेकार्थानाम, एक ही शब्द के कितने अर्थ होते हैं? अनेकों अर्थ होते हैं। एक ही शब्द के अनेकों अर्थ होते हैं, लेकिन यथा योग्य अर्थ को प्रयोग करना वो विवेकी
यानी विवेकवान जो है उन उन अर्थों को विवेकवान अपने अर्थ अनुसार प्रयोग करते हैं। तो यहां पर धान्य नहीं लेना है, यहां पर धान नहीं लेना है। अनेक है धान जिसके, तो वो बहुब्री नहीं है। बहुब्री में यहां पर क्या ग्रहण करना है? प्रकार। अर्थात क्या इसका क्या होगा? अनेक प्रकार है जिसका, उसे क्या कहा जाता है? उसे बहुब्रीही कहा गया है। बहुब्रीही यानी बहुब्रीही वाला जो है वो बहुब्रीही है। अर्थात अनेक है प्रकार जिसका, वो बहुब्रीही। किसका? तो वो खुद बहुब्रीही का ही है। ये बहुब्रीही के सामान्यतः है। और ये समास भी विशेष्य और विशेषण के बीच में ही हुआ है। जैसे कि बहवह, ये क्या है? विशेषण है। व्रीहि, ये व्रीहय, ये क्या है? ये विशेष्य है। तो विशेषण और विशेष्य के बीच में हुआ, लेकिन वो अन्य पद का विशेषण के स्वरूप में। बहुव्रीहि जिस प्रकार यहां पर मैं बोलूं एक उदाहरण के स्वरूप में, जैसे उदाहरण के स्वरूप में यहां पर जो नहीं दिया गया ऐसे कोई, ऐसे ही हम लोग देखेंगे। जैसे कि पुष्प है जिसके हाथ में, पुष्प है जिसके हाथ में, या तो पुष्प छोड़िए, वीणा, वीणा बोला जाए, वीणा है जिसके हाथ में, उसे क्या कहा जाएगा? सरस्वती। वो सरस्वती का वो तो विशेषण के स्वरूप में वो विशेष्य है, लेकिन इसका ये समास करेंगे तो क्या होगा? वीणा वादक, वीणा वादक, वीणा वादक नहीं, वहां पर यहाँ पर क्या कहा जाएगा? तो उस समय वीणा वादिनी, वादिनी क्या कहा जाता है? वीणा, वीणा वादिनी, वीणा पानी। क्या बोला जाता है उसको? वीणा पानी। अब वीणा पानी किसे कहते हैं? हाथ, हाथ के हाथ में वीणा पानी जो है वो सरस्वती देवी का दूसरा नाम वहां पर हम जानते हैं। वीणा पानी से कौन जानते हैं? सरस्वती देवी। सरस्वती। क्यों? तो इसका जब करेंगे तब पानी शब्द का अर्थ होता है हाथ, और वीणा का अर्थ वीणा ही होता है। अर्थात क्या होगा कि वीणा है हाथ जिसके, अर्थात जिसके हाथ में वीणा हो उसे क्या कहा जाएगा? वीणा पानी। अर्थात किसके हाथ में ये होते हैं? तो वो सरस्वती। इसलिए सरस्वती का ये विशेषण के स्वरूप में यहाँ पर बना है। उसी प्रकार दूसरा एक यहां पर मैं बोलता हूं जो है चक्कर पानी। ये नाम सुने हैं? चक्र, जी गुरु, नाम में सुना। हाथ में से कहा जाता है चक्र पानी। चक्र पानी किसे कहा जाता है? विष्णु को। क्यों? क्योंकि चक्र है जिसके हाथ में, उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाएगा? चक्कर पानी। चक्र पानी। तो ये चक्र पानी, ये सामासिक शब्द जो बना वो किसी का विशेषण बना है। किसका विशेषण बना है? ऐसा कौन? तो विष्णु। तो विष्णु का ये विशेषण बन रहा है। तो इस प्रकार के जो समास है, ऐसे समास को कौन सा समास कहा जाएगा? बहुब्रीही समास। ऐसे ही ऐसे बहुब्रीही का बहुत से ऐसे प्रकार है। इसीलिए तो यहां पर कहा गया कि बहवह व्रीहय, यानी अनेक प्रकार है जिसके, उसे बहुब्रीही। और बहुब्रीही के ऐसे 9 प्रकार है, और वो 9 प्रकार का अभ्यास हम लोग मध्यमा में करेंगे। उनमें से कुछ प्रकार है यहाँ पर। एक जो है समानाधिकरण कहा जाता है कि समानाधिकरण बहुब्रीही। तो समानाधिकरण बहुब्रीही में क्या होता है? जिसमें अधिकरण एक समान हो उसे समानाधिकरण कहा जाता है। अधिकरण का अर्थ यहाँ पर क्या लेना? विभक्ति, अर्थात जिसके विभक्ति एक समान हो वह समानाधिकरण है। जैसे कि इसी का अगर यहाँ पर अगर विग्रह किया जाए, चक्र पानी, वीणा पानी, तो इसमें भी चक्र पानी। तो चक्र भी इसमें क्या, जब भी विग्रह करना हो समास में, जब भी विग्रह करे तब कौन से विभक्ति से विग्रह करनी है? प्रथमा। यानी यहां पर प्रथमा ही यहां पर करना है। यानी चक्रम पानी यस्य स इति चक्र पानी, अर्थात चक्र है जिसके हाथ में उसे चक्र पानी कहा जाता है। उसी प्रकार वीणा है जिसके हाथ में उसे वीणा पानी कहा जाता है।
जिसके हाथ में सफेद फूल हो, यानी सफेद फूल है जिसके हाथ में, अर्थात जिसके पास, यहां पर स, उसे क्या कहा जाएगा? श्वेत पुष्प। अगर यहां पर देखा जाए कि पुष्प शब्द नपुंसकलिंग है कि नहीं? पुष्प शब्द नपुंसकलिंग, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पुष्पाणि। तो फिर यहां पर प्रयोग क्या होना चाहिए था? पुष्पम होना चाहिए था, लेकिन यहां पर क्या है कि पुष्पः किया गया है। क्यों? क्योंकि ये बहुब्री समास जो है वो उत्तर पद की प्रधानता वाले नहीं है, ये बहुब्री समास जो है वो अन्य पद की प्रधानता, तो जिसका विशेषण बन रहा है ना उसकी प्रधानता है। तो विशेष्य यहां पर क्या है? बाल। तो बाल क्या है यहां पर? विशेष्य यहां पर बाल है। तो बाल पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग किसमें आता है? पुल्लिंग। पुल्लिंग। इसलिए ये पुष्प शब्द नपुंसकलिंग होने के बावजूद भी इसका प्रयोग किसमें किया गया है? पुल्लिंग में। क्यों? तो इसका जवाब यहां पर जब नियम में हम लोग देखेंगे तो उसमें बोला जाएगा कि बहुब्री समास प्रधानता किसकी प्रधानता वाले? तो अन्य पद की प्रधानता। अन्य पद अर्थात जो ये समास में जिस पद का प्रयोग नहीं हुआ है, ऐसे बालक शब्द का प्रयोग इस समास में हुआ है कहीं? नहीं है। वो अन्य पद, कोई दूसरा पद है, तो ऐसे दूसरा जिसका वो विशेषण स्वरूप में बन रहा है उसका ये प्रधानता वाले है। तो यहां पर देखिए क्या बोला गया है कि एक समान विभक्ति में रहा नाम दूसरे नाम के साथ समास होकर अन्य पद की विशेषण जब बनता है तो उसे कौन सा समास कहा जाता है? बहुव्रीहि समास कहा जाता है। अर्थात एक समान विभक्ति में रहा हुआ नाम, अर्थात समान विभक्ति में कब रहता है? जब एक विशेष्य बने और दूसरा विशेषण बने। तो विशेष्य और विशेषण, तो ये समास भी मुख्यतः विशेष्य और विशेषण के रूप में ही जुड़कर समास पाकर वह समास स्वरूप में वहां पर बनता है। और वह समास जो है किसी और का, अर्थात अन्य पद का किसी और का वो क्या बनता है? विशेषण स्वरूप में बनता है। इसीलिए बोलता है कि और ये अन्य पद का विशेषण स्वरूप में बने तो वह समास कौन सा समास कहा जाएगा? बहुब्री समास। यहां तक क्लियर हो गया सभी को कि बहुब्री समास किसे कहते हैं? जी गुरुजी। जी गुरुजी। ओके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसका नियम देख लेते हैं। तो नियम क्या है कि इस समास में अन्य पद प्रधान होता है। इस समास में किस पद की प्रधानता है? तो अन्य पद की। अर्थात ये अन्य पद को हमें देखकर ये समासिक पद बनाना है। इसका मतलब सीधा सीधा मतलब यही हुआ कि अन्य पद का, अर्थात अन्य पद अगर पुल्लिंग तो समासिक पद भी किसमें बनेगा? पुल्लिंग में। अन्य पद अगर नपुंसकलिंग तो इसका समासिक पद भी किसमें बनेगा? नपुंसकलिंग में। अगर अन्य पद स्त्रीलिंग तो समासिक पद भी किसमें बनेगा? स्त्रीलिंग में। ठीक है। अगर अन्य पद एक वचन तो समासिक पद भी किसमें होगा? एक वचन। अन्य पद अगर द्विवचन तो समासिक पद भी किसमें बनेगा? द्विवचन में। अन्य पद अगर बहुवचन तो समासिक पद भी किसमें बनेगा? बहुवचन। अर्थात ये अन्य पद जो हो उसी के अनुसार ये समासिक पद बनने वाला है। वो पुल्लिंग हो तो पुल्लिंग करना है, स्त्रीलिंग हो तो स्त्रीलिंग करना है, नपुंसकलिंग कर हो तो नपुंसकलिंग करना है। क्यों ऐसे? क्योंकि विशेषण हमेशा किसको अनुसरण करता है? विशेष्य को। तो इसीलिए ये क्या है? विशेष्य है। इसीलिए ये जो अन्य पद है वो क्या बनता है? विशेष्य बनता है। और विशेष्य हमेशा विशेषण का अर्थात विशेषण हमेशा विशेष्य का ही अनुसरण करता है, इसीलिए इसके अनुसार ही वो होता है। अर्थात इसमें आपको याद रखना है कि कौन से पद क्या है, क्या ये पुल्लिंग वाला है, क्या स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग का है। तो ये हमेशा ये समास में ये अन्य पद हमें ध्यान में रखना होगा। कौन सा पद? अन्य पद। और अन्य पद के अनुसार ही, इसलिए यहां पर क्या कहा गया है कि इस समास में अन्य पद प्रधान होता है, अर्थात अन्य पद अनुसार ही लिंग, वचन, विभक्ति होते हैं। ठीक है, क्लियर यहां तक? तीसरा क्या बोला गया कि इस समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद ऐसे दो पद होते हैं। कितने? इस समास में भी पूर्व पद और उत्तर पद ऐसे दो समास आपको यहां पर दिखाई देगा। जैसे कि यहां पर देखा जाए श्वेत पुष्प, इसमें दो पद है कि नहीं?
जी गुरुजी। है ना। तो इसमें पूर्व का जो पद है उसे क्या कहा जाएगा? पूर्व पद। पश्चात पूर्व वाला पद। पद, जो पीछे वाला जो पद है, उसे क्या कहा जाता है? उत्तर पद। उत्तर पद। तो ये पूर्व पद और उत्तर पद इसमें होता है। तो इसी प्रकार हर एक समास में पूर्व पद और उत्तर पद, क्योंकि समास ही किसका बनता है? दोनों पद का बनता है, पूर्व पद का और उत्तर पद का। अब जो है कि एक समास फिर दूसरे का साथ समास पा सकता है, पा सकता है। बड़े बड़े कोई हो तो वो समास का एक ही समास जो है, एक ही समासिक पद, पहले इसका समास हुआ, फिर वो एक पद बनने के बाद फिर दूसरे पद के साथ समास पाता है, फिर तीसरे पद के पास समास पाता है। इस प्रकार से भी अनेक समासिक पदों का भी एक समासिक पद हो सकता है। ठीक है। इसका उदाहरण जो है वो हम मध्यमा में विशेष तरह से देखेंगे, लेकिन फिर भी यहां पर इस प्रकार से फिर भी वहां पर दो ही पद कहलाएगा, पूर्व पद और उत्तर पद। उत्तर जो पद। समासिक पद का बना हुआ एक पद है, अगर वह पूर्व में हो तो वो क्या होगा? पूर्व पद। और उसके बाद अगर उत्तर पद का हो तो वो क्या होगा? उत्तर पद। उत्तर पद। ये दो पद के ही ये समास होते हैं। लेकिन अन्य समासों से यह समास कुछ विशेष है, और इसकी जो है कि इसकी विग्रह जो है कुछ विशेष प्रकार से किया जाता है। उसके लिए यहां पर देखना पड़ेगा, सामान्यतः विग्रह में विशेषण, विशेष्य, यद सर्वनाम और तद सर्वनाम के रूप का प्रयोग होता है। इतना हमें ध्यान में रखना है कि समासिक पद में कौन कौन विशेषण है, कौन विशेष्य है, क्योंकि यह समान विशेषण और विशेष्य के बीच में होता है। और इसमें हम जैसे बोल के समान अधिकरण, एक समान अधिकरण में रहा हुआ नाम जब समास पता है तब वो समान अधिकरण है। यहाँ पहले ही बोला गया एक समान विभक्ति में रहा हुआ नाम दूसरे के साथ जब समास पता है, या अधिकरण का अर्थ होता है विभक्ति। जब एक समान विभक्ति में कोई रहा हुआ नाम हो, यानी वो विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन ऐसे भी हो सकता है, लेकिन कोई एक प्रथमा हो और कोई तृतीया हो तो इन दोनों के बीच में अधिकरण एक समान नहीं है। एक और तीन, क्या ये दोनों समान है? नहीं। नहीं ना। तो इसको समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तीन तीन करना पड़ेगा, या तो फिर एक एक करना पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं? तब उसे समान कहलाया जाएगा। उसी प्रकार जहां विभक्ति एक समान हो तो उसे क्या कहा जाता है? समानाधिकरण। तो क्या प्रश्न आता है, तो क्या एक और तीन के बीच में समान नहीं, यहां पर समास नहीं होता है? होता है। तब उसे समानाधिकरण नहीं कहलाएगा, तब उसे क्या कहलाएगा? व्याधिकरण। उस समय वहां पर उसे उसे क्या कहलाएगा? उस समय तो व्याधिकरण वहां पर कहलाएगा। और व्याधिकरण जब हो हाँ, तब क्या ना, तब उसे क्या कहलाएगा? तब उसे जो है कि व्याधिकरण के स्वरूप में कहलाएगा। और व्याधिकरण जब हो, क्योंकि तब वो एक समान अधिकरण नहीं है, एक तीन है और एक एक है, तो एक तीन में एक तीन के बच्चे बीच में ये अधिकरण समान नहीं है, अर्थात जिसका अधिकरण एक समान न हो तो उसे क्या कहा जाता है? व्याधिकरण बहुब्री। और ऐसे भी व्याधिकरण बहुब्री भी होते हैं, वो सारे हम लोग देखेंगे मध्यमा में। अभी तक के लिए सिर्फ समानाधिकरण जो बहुब्री है उसी का कुछ उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। अब जैसे देखें कि इसका विग्रह जो है वो हम चार तरह से कर सकते हैं, यानी चार प्रकार से ही इसको विग्रह करने के लिए ऐसे किया जाता है। प्रथम क्या लगाना है? विशेषण। तो यहाँ पर क्या करना है, तो उसको भी यहाँ पर देख लेते हैं कि हमें प्रथम क्या करना है। अच्छा विक्रम, चलिए, तो इसमें जो है क्या करना है, तो एक एक करके यहां पर हम लोग देख लेते हैं कि क्या करना है इसका। तो प्रथमतः हम क्या करेंगे, तो सर्वप्रथम इसका विग्रह करने के लिए समानाधिकरण है, इसलिए प्रथम नंबर में क्या आएगा, तो प्रथम नंबर में हम देखेंगे यहां पर
कि विशेषण, क्या लिखेंगे पहले, विशेषण प्लस विशेष्य विशेष्य प्लस यद सर्वनाम प्लस तद सर्वनाम, उसके बाद इति, क्या करेंगे, इति, और उसके बाद क्या बनेगा, यहां पर सामासिक पद बन जाएगा। क्या करना है, प्रथम प्रथम विशेषण, उसके बाद विशेष्य, यद सर्वनाम, तद सर्वनाम, ये करने के बाद वहां पर क्या बन जाता है, सामासिक पद बन जाता है। अब प्रश्न आता है कि ये यद और तद ये किसके अनुसार प्रयोग करें। ठीक है, यद और तद का प्रयोग किस अनुसार से करें, तो ये हमारे पास समान है। तो ये जो है कि ये यद और तद जो है ना, वो किसके अनुसार करना है, विशेष्य कुल अन्य पद किसके अनुसार करना है, अन्य पद के अनुसार, अन्य पद के अन्य पद के अनुसार यद और तद का रूप यहां पर लगाना है। ठीक है, यद और तद, उसमें भी ये तद का रूप जो है अन्य पद के अनुसार किसमें करना है, प्रथमा में। किसका, ये तद का रूप। ठीक है, यद का रूप जो है, तो यद का रूप जो है वो द्वितीया से लेकर कहां तक, सप्तमी तक यथा योग्य किया जा सकता है। किसका, द्वितीया से लेकर कहां तक, सप्तमी तक, वो भी किसके अनुसार, अन्य पद के अनुसार वो किया जा सकता है। लेकिन तद का रूप किसमें होगा, मात्र और मात्र प्रथमा में ही करना है। तो उसके लिए यहां पर कहा गया है कि सामासिक पद बनाते समय अवश्य में वो ये सब ध्यान रखना होता है। तो कैसे, तो जैसे कि यहां पर लिखा गया, प्रथम क्या लिखना है, विशेषण, उसके बाद विशेष्य, उसके बाद देखिए यहां पर क्या लिखे, यद सर्वनाम के रूप कहां से, तो द्वितीया से सप्तमी तक योग्य रूप के विशेष्य अनुसार। यहां पर विशेष्य अनुसार अर्थात अन्य पद वाला जो विशेष्य दिख रहे हैं ना, इसके अनुसार करना है। ठीक है, और तद सर्वनाम के जो रूप है वो प्रथमा के ही रूप यहां पर, वो भी किसके अनुसार, विशेष्य अर्थात अन्य पद के अनुसार। और ये जो सामासिक पद जो बनता है वो किसके अनुसार ये बनेगा, तो ये विशेषण स्वरूप में बनता है, अर्थात ये अन्य पद के अनुसार ही इसका भी सामासिक पद यहां पर बनने वाला है। जैसे कि उदाहरण के स्वरूप में यहां पर एक है श्वेत पुष्पः। ठीक है, जब समास करना है विशेष्य और विशेषण, तब यहां पर ध्यान रखना है कि यहां पर मूल शब्द जो है ना उसमें ही ये विशेषण और विशेष्य लेना है। लेकिन जब समासिक पद करना है तब अन्य पद को हमें देखना है। अब देखिए यहां पर श्वेत पुष्प, तो हमें याद आना चाहिए कि पुष्प कौन से लिंग में आता है, नपुंसकलिंग नपुंसकलिंग। इसीलिए प्रथम पुष्प को देख लेना है कि पुष्पम, और उसी प्रकार ये पुष्पम ये विशेष्य है, तो इसका विशेषण क्या होगा, श्वेतम। ठीक है, तो पुष्पम से तो यानी पहले यहां पर क्या करेंगे, श्वेतम पुष्पम। ठीक है, अब यद सर्वनाम के रूप लगाना है कहां से, द्वितीया से लेकर सप्तमी तक यथा योग्य। तो वो क्या संबंध इसके साथ हो सकता है उसको हम लोग देखेंगे। तो सामान्यतः ज्यादातर इसका प्रयोग किसमें होता है, षष्ठी अथवा सप्तमी, प्रायः करके ज्यादातर। इसको फिक्स एक नियम ही नहीं बना देना है कि हर एक में षष्ठी और सप्तमी का ही प्रयोग होगा। अगर षष्ठी और सप्तमी का ही हर एक में प्रयोग होता तो फिर यहां पर द्वितीया से लेकर सप्तमी तक लिखने की कोई जरूरत नहीं था। नहीं, ठीक है, लेकिन प्रायः करके इस प्रथमा में हम लोग क्या देखेंगे, किसका देखेंगे, या तो षष्ठी का या तो सप्तमी का। अब एक इन दोनों में से कब किसका लगाएं, यह भी प्रश्न आता है ना कि कब किसका रूप लगाएं। तो हमेशा ये ध्यान में रखना है कोई आधार बने, क्या बने, आधार हो। फिर दूसरा अगर देखा जाए कि काल दर्शक हो, क्या हो, समय दर्शक। समय दर्शक अर्थात
समय को दिखाने समय वाला, बताने वाला, समय बताने वाला हो, स्थानवाचक हो, स्थानवाचक हो, ऐसे स्थानों में कौन सी विभक्ति लगती है? सप्तमी। क्या लगते हैं? उस समय किसी का आधार बने, ठीक है, आधार के स्वरूप में बनता हो, यानी ये विशेषण कोई अगर आधार के स्वरूप में हो, या तो कोई समय दिखाने वाला हो, या तो कोई स्थानवाचक हो, तब कौन सी विभक्ति में करना है? वहां पर सप्तमी। बाकी सब में क्या करना है? प्रायः करके किसका प्रयोग होगा? षष्ठी। किसी के साथ संबंध अगर यहाँ पर दिखाई देता हो तो वो किस में करना है? षष्ठी में करना है। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया कि श्वेतम पुष्पम, यानी सफेद फूल, इतना ही हुआ ना। श्वेतम पुष्पम का अर्थ क्या होगा? सफेद फूल, ठीक है। सफेद फूल है जिसका, उसे क्या बोला जाता है? उसे क्या बोला जाएगा? सफेद पुष्प वाला, ऐसे बोला जाएगा कि सफेद पुष्प वाला। तो है जिसका, तो जिसका कौन सी विभक्ति? संबंध हो रहा है, क्योंकि ये जो है कि बाल जो है कि ये बाल, तो ये बाल कोई स्थानवाचक शब्द नहीं है। है स्थानवाचक शब्द? नहीं है। समय दर्शक शब्द है? नहीं है। स्थानवाचक शब्द है? नहीं है। बालक किसी का आधार के स्वरूप में बन रहा है? नहीं बन रहा है। या तो बालक कि इसमें जो इसमें होगा क्या वो उसमें वो आधार स्वरूप में बनेगा? नहीं बनेगा। जिस कारण से इसका प्रयोग यहाँ पर कौन सी विभक्ति में लिया गया है? षष्ठी। अब षष्ठी तो लेंगे, ठीक है, यहां तक तो निश्चित हो गया कि षष्ठी लेंगे, लेकिन कौन सी विभक्ति? ये षष्ठी के कौन से वचन? कौन से वचन लेंगे? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तब अन्य पद को तब अन्य पद हमें देखना है। अन्य पद एक वचन, द्विवचन, बहुवचन किसमें है? अन्य पद एक वचन। अन्य पद किसमें है? तो अन्य पद एक वचन बालः किसमें है? एक वचन है कि नहीं? तो एक वचन। तो एक वचन बाल शब्द वहां पर एक वचन है, इसलिए षष्ठी एक वचन लेना है। अब फिर से प्रश्न आएगा कि षष्ठी एक वचन किसका ले? पुल्लिंग ले, नपुंसकलिंग ले, स्त्रीलिंग ले। तो फिर से हम लोग जाएंगे कि ये अन्य पद क्या है? बाल, वो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग किसमें है? पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग शब्द का षष्ठी एक वचन रूप यद सर्वनाम का क्या होता है? यश्य। यश्य। इसीलिए यहां पर क्या किया गया है? यश्य, ठीक है। उसके बाद तो बोला गया कि तद सर्वनाम का प्रथमा का ही रूप लेना है। अब उसमें इतना ध्यान रखना है कि ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग किसमें है वो यहाँ पर ध्यान देना है। तो ये क्या है कि पुल्लिंग में है, इसलिए तद सर्वनाम का पुल्लिंग एक वचन में क्या होता है? सह होता है कि नहीं? सह। इति क्या बन जाएगा? श्वेत पुष्पः। पुष्पः क्यों? क्योंकि अन्य पद क्या है? अन्य पद यहाँ पर बालः है, पुल्लिंग है, इसलिए ये श्वेत पुष्पः हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर पे देखिए, हाँ चलिए, इसमें एक भी यहां पर दिया नहीं गया है, लेकिन हम जब जैसे कि मान लीजिए दूसरा एक उदाहरण यहां पर लेते हैं कि वो अकारांत वाला नहीं है, इसलिए अकारांत वाला यहां पर ले लेते हैं। जैसे कि यहां पर एक यहां पर मैं समास में बोल रहा हूं कि बहुचौरः। क्या समासिक शब्द क्या है यहाँ इसमें? बहुचौरः। तो अन्य पद क्या होगा वो अभी हम लोग देखेंगे। यहाँ पर समासिक शब्द यहाँ पर लिखे, क्या लिखे? बहुचौरः। ठीक है, ये बहुचौरः है, ठीक। तो इसका अन्य पद हम लोग ले लेते हैं, ग्राम। क्या लिए? ग्रामः। बहुचौरः ग्रामः। अर्थ क्या होगा? गांव में बहुत चोर। गांव में बहुत चोर।
नहीं, ये गांव का विशेषण है, गांव का विशेषण है। कैसा गांव है, कैसा गांव है? बहुत चोर, बहुत चोर बहुत थे। बहुत चोर जिसके यहाँ सही है, बहुत सही चोर है, सही जिसके है, सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं। कैसे गांव बहुत है? चोर बहुत चोर बहुत जा सही है। चलिए, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि बहुत चोर वाले गांव, बोला जा सकता है कि नहीं? जी। बहुत चोर वाले गांव। अब इसका भावार्थ निकालिए। बहुत चोर वाले गांव मतलब चोर है जिस गांव में जिसमें बहुत सारे चोर हैं। चोर ज्यादा अब है। देखिए, आपको मैं षष्ठी और सप्तमी को यहां पर दिखाएंगे। तो ये चोर का रहने का स्थान कौन है, गांव बन रहा है कि नहीं? हाँ जी सप्तमी है। जी ये चोर का रहने का स्थान क्या हो रहा है, गांव, यानी आधार बन रहा है कि नहीं? बन रहा है। जब आधार बने तब यद सर्वनाम का किसका प्रयोग करना है? सप्तमी का। सप्तमी का। तो चलिए, अब इसका यहां पर समास करेंगे। तो सबसे पहले विशेषण, तो विशेषण के पहले यहां पर देख लेंगे कि ग्रामो है, यानी यहां पर चोर है। लेकिन आगे क्या यहां पर लगाया गया है विशेषण के स्वरूप में? बहु। अर्थात बहु कब लगाया जाता है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन हो, किसमें लगाया जाता है? बहुवचन। बहुवचन में। सही है। तो इसमें चोर को चौराहा करेंगे तो बहु का यहां पर विशेषण करेंगे तो फिर क्या होगा यहां पर? बहुवा बह, बह क्या होगा? चौराहा। ये विशेष, विशेषण और विशेष्य यहां तक क्लियर? जी। ठीक है। अब यद सर्वनाम, अभी अभी हम लोग देखें, यद सर्वनाम किसके अनुसार लगाना है? सप्तमी। अन्य पद। तो अन्य पद अन्य एक पद। वचन में है, लेकिन ये गांव क्या बन रहा है? चोर का आधार बन रहा है कि नहीं? बन रहा है। बन रहा है। तो यानी इसका सप्तमी, तो सप्तमी कौन सा? तो एक वचन। तो सप्तमी एक वचन क्या होगा? यस्मिन। यस्मिन। ठीक है। राम। उसके बाद तद सर्वनाम, तो तद सर्वनाम का यहां पर पुल्लिंग ही है, इसलिए क्या बनेगा? सह इति। क्या हो जाएगा? बहु बहु चोरः। क्या है अन्य पद? राम। ग्रामः। अब समझ गए कि सप्तमी कहां लेनी है?